चला जाता है, एक लोअर पे चला जाता है। और जैसी रॉड के किनारों पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो करंट बहने लगता है इसमें, और वो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। फिर से सुन लो, कुछ बच्चे अभी बैग रख रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात है। फिर से सुनो, अगर किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाए तो साइंटिस्टों ने पाया कि इस रॉड के दोनों किनारे अलग अलग पोटेंशियल पर आ जाएंगे। एक हायर पोटेंशियल पर आ जाएगा, एक लोअर पर। और करंट का नियम है हमेशा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगे। इस तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया दोनों किनारों में, उसको हम साइंस की लैंग्वेज में इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो करंट बहेगा उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। लेट मी टेल इन इंग्लिश, if a wire, if a rod is moved in the magnetic field, it has been found both of its ends will be at different potentials. And the difference between the potential of the two ends is called induced EMF. As per the rule, current starts flowing in this rod from end which is at higher potential to the end which is at lower potential. And that current is called induced current. Okay. ये तो थी एक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन। अब फ्लेमिंग साइंटिस्ट क्या कहता है? ये कहता है मैं आपको बता दूंगा कि किधर को कंडक्टर मूव करवाने से कौन सा किनारा हायर पोटेंशियल पर होएगा, कौन सा लोअर पर होएगा, और नेचुरली करंट किधर से किधर को फ्लो करेगा। हमने कहा बताओ, ये तो और भी गहराई वाली बात होगी। तो पर्पस क्या है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये बताता है कि इंड्यूस्ड करंट जो पैदा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को बताएगा कौन? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखो ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कह रहा अपने राइट हैंड की, लेट मी टेल यू, इस बार मैं राइट हैंड कह रहा हूं, राइट हैंड की तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलरली स्ट्रेच कर दो। हमने कहा सर कर दी। अब कहता ये जो सबसे बड़ी फिंगर होती है हाथ की, ये करंट की डायरेक्शन देगी, इंड्यूस्ड करंट की। हमने कहा सर ये थंब और ये फर्स्ट फिंगर ये क्या देंगी? कह रहा थंब वो डायरेक्शन है जिधर को आप अपनी रॉड को मूव करवाओ, मेटल की रॉड को। हमने कहा सर ये फर्स्ट फिंगर। कहता जिधर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। हमने कहा सर एग्जांपल से समझाओ। तब उसने ये फिगर रखा, ध्यान से सुनो। एक हॉर्स शू मैग्नेट का नॉर्थ दिखा रखा है, साउथ दिखा रखा है। सभी बच्चों को पता है मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसीलिए ये व्हाइट वाला जो एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन दे रहा है, करेक्ट। और येलो कलर वाली बीच में मैंने मेटल की रॉड रख दी, इसको मैं ऊपर को मूव करवाएगा तो येलो एरो टेल्स द मूवमेंट ऑफ द रॉड, मेटेलिक रॉड। अब इस रॉड में करंट इधर से इधर को आएगा कि इधर से इधर को आएगा, ये हम पता करेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले वो कहता था ये वाली चीज मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। कौन सी? फर्स्ट फिंगर, अंगूठे के साथ वाली फिंगर है जो, वो मैग्नेटिक फील्ड। ये लो, इसको मैंने व्हाइट एरो की तरफ कर दिया, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। व्हाइट एरो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। फिर को कहता है रॉड की मूवमेंट अंगूठा बताएगा, तो रॉड की मूवमेंट अंगूठा बताएगा। तो मैंने ऐसे कर दिया। जैसे मैंने ऐसे कर दिया, बच्चे कहेंगे सर आपकी मैग्नेटिक फील्ड गलत हो गई है, उसको भी सही करो। तो मैं दोनों का ख्याल रखूंगा। फिर से देखो, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे लो, ये लो दे दी,
ठीक है। अब इस फर्स्ट फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड व्हाइट एरो की तरफ डायरेक्शन हो गया। अब अंगूठे को, थंब को रॉड की मूवमेंट से बताना है, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं होने देना। ये लो, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, मेरे हाथ राइट हैंड है, हाँ जी है। क्या फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है व्हाइट एरो की? यस। क्या थंब मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर बता रहा है? मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ द कंडक्टर थंब। हाँ जी सर, येलो एरो की तरफ है अंगूठा। तो जो आपका रॉड है उसमें देखो, ये वाला फिंगर मेरा अंदर को चला गया, ये वाला, ये देखो, ये तीसरा फिंगर है मेरा बोर्ड की तरफ को चला गया अंदर को। तो इसका मतलब है इस रॉड में भी करंट अंदर को जाएगा। मतलब इस येलो वाली रॉड में अगर मैंने इंड्यूस्ड करंट दिखाना हो तो मैं उसको स्काई ब्लू एरो से दिखा रहा हूं। अगर इंड्यूस्ड करंट उधर को जा रहा है तो नेचुरली ये वाला किनारा हायर पोटेंशियल पर है और ये वाला किनारा लोअर पोटेंशियल पर है। वाई? करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो ये करंट जो मैंने स्काई ब्लू एरो से दिखाया, इसको आई से लिखते हैं। आई मतलब इंड्यूस्ड करंट। एक बार फिर से बताऊंगा, फिर मैं इंग्लिश में बताऊंगा, शाबाश। वो कहता है आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बताता है। हमने कहा जी रॉड ऊपर को जा रही है तो लो थंब कर दिया हमने ऊपर को। अब वो कहता है थंब की डायरेक्शन डिस्टर्ब करे बिना फर्स्ट फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड भी बताओ। तो हमने थंब को ऊपर ही रखा और फर्स्ट फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड हो। और जो थर्ड फिंगर है वो देखो बोर्ड की तरफ बाहर को नहीं आ रही, बल्कि ये देखो बोर्ड के अंदर को चलेगी, अंदर को। गॉट इट? अगर अंदर को चलेगी है तो करंट इस रॉड में बाहर वाले किनारे से अंदर को जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर में जा रहा है। ये करंट की डायरेक्शन हो। तो बोलेंगे क्या, फिर से सुनो। इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड such that they are mutually perpendicular to each other, then first finger tells the direction of magnetic field, thumb gives the direction of movement of the rod, metallic rod, and the largest finger of the hand gives the direction of induced current in the rod। तो क्या बताया टीचर ने, ध्यान से सुन लो। थंब क्या बताएगा बच्चे? थंब बताएगा मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, मटेलिक कंडक्टर। ओके, यानी कि टीचर ने ये वाला पॉइंट येलो एरो से लिंक्ड बताया जिधर को रॉड खींचा मैं। इस अब बच्चों को ये रॉड को मूव कैसे कराना है सर? आप कोई भी प्लास्टिक के ग्लव्स हाथ में डालो, एल्यूमिनियम की रॉड को पकड़ो, ऊपर को खींच दो, फिर क्या होगा? दूसरी बात, हमारा फर्स्ट फिंगर क्या बताता है? फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर को होता है बेटे? हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ। अब बच गया हमारा तीसरा। तो हमारा जो लार्जेस्ट फिंगर होता है हैंड का, वो क्या बताएगा हमें? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कौन कौन से? थंब, फर्स्ट फिंगर, लार्जेस्ट फिंगर। ठीक है, थंब कॉमा फर्स्ट फिंगर कॉमा लार्जेस्ट फिंगर।
ऑफ राइट हैंड लिखना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑफ राइट हैंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो बेटे, पूरे बोर्ड पे मैंने एक ही चीज बताई है, खुली खुली बताई है, ताकि आपको अच्छे से पता लगे। जिन बच्चों को ये लॉ समझ आ गया तो वो मेरे को फीडबैक देंगे बाय रेजिंग योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर राइट हैंड इन केस यू हैव अंडरस्टूड। 10th बी क्लास पर्टिकुलरली बेटे, आपके कमरे में अंधेरा बहुत है, लाइट जगाओ। 10th बी क्लास। 10th सी ने फीडबैक दे दिया, समझ आ गया, शाबाश। 10th ए का भी पता लग गया। 10th बी के बच्चे नहीं बता रहे। बेटे आपने सच बोल रहे हो, आपने लेट भी ज्वाइन करा। अगर आपको समझ आ गया तो ही हाथ खड़ा करना है, वरना मैं एक बार और बता दूंगा। 10th बी, हैव यू अंडरस्टूड इट? प्लीज गिव द फीडबैक। बेटे ऐसा है, हमारी 10th बी क्लास ने सबसे बाद में ज्वाइन करा था, तो हो सकता है कुछ अटेंडेंस में टाइम लग गया होगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ 10th बी के लिए, आप लोगों की भी रिवीजन हो जाए। फिर से सुनो, ये देखो मेरा राइट हैंड। पहली बात तो इसका टारगेट क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मेटल की रॉड में करंट बहेगा, और बिना बैटरी के वो करंट एक रॉड में किधर को बहेगा, बैटरी हमने नहीं लगाई, उसकी डायरेक्शन बताने का पर्पस है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। पिछली बार हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोला करा था, याद रहे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये बोलता है कि एक मेटल की रॉड में इंड्यूस्ड करंट जो पैदा होगा वो किधर को बहेगा, ये रॉड है वो, क्या वो बाहर की तरफ को आएगा करंट या अंदर की तरफ जाएगा, ये हमारा मकसद है। 10th बी के क्लास के बच्चे ध्यान से सुन लो, लास्ट टाइम बता रहा हूं, लास्ट टाइम। इस साइंटिस्ट ने बोला, फ्लेमिंग ने, कि आप अपने राइट हैंड की तीनों फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दो। देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। फर्स्ट थ्री फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो। ओके। फिर कहते हैं जो थंब है ना, वो आपके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर बताएगा। ये लो, ये देखो रॉड है ना, ये कंडक्टर है हमारा, ये ऊपर को एरो जा रहा है येलो, देखो इसका मतलब इसको पकड़ के ऊपर को खींचा जा रहा है। तो थंब की डायरेक्शन मैंने येलो एरो को दिखाई। येलो एरो देखो बोर्ड पर किधर है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ दिस। मान लीजिए ये एल्यूमिनियम की रॉड है, मेटल की रॉड है, ऊपर को मूव कर रहा है। ओके। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, तो मेरी मैग्नेटिक, मेरी डायरेक्शन तो इधर को दिखा रही है हाथ से, जबकि जो मैंने पोल दिखाया है हॉर्स शू मैग्नेट के, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड तो इधर को होता है, मेरी चेस्ट की तरफ आएगा। इसका मतलब ये फिंगर गलत अपोजिट डायरेक्शन दिखा रही है, इसको सेट करना पड़ेगा थंब को बिना डिस्टर्ब करे। इसकी डायरेक्शन गलत है, ये तो इधर को होनी चाहिए। ये लो, ये कर दिया मैंने। तो थंब ऊपर हो गया, और फर्स्ट फिंगर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जो तीसरी फिंगर है, सबसे बड़ी वाली बेटे देखो, सबसे बड़ी वाली, वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देती है। तो जैसे मैंने ऐसे कहा, ये व्हाइट एरो बताती है, अंगूठा येलो एरो बताता है, और जो तीसरी फिंगर है वो स्काई ब्लू वाला एरो, स्काई ब्लू कलर का जो एरो, यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देगा। अंदर को है, देखो बोर्ड की अंदर को है ये वाली फिंगर थर्ड, इस अंदर का मतलब यहां से यहां करंट, ये डायरेक्शन होगी। और करंट का एक नियम है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है हमेशा। इसका मतलब रॉड का ये किनारा एच लिख दिया टीचर ने हायर पोटेंशियल पर, और अंदर वाला किनारा एल लिख दिया लोअर पोटेंशियल पर। और एक बात याद रखना है, हायर पोटेंशियल कितने वोल्ट का है और लोअर पोटेंशियल कितने वोल्ट का है, दोनों के डिफरेंस को स्मॉल ई से लिखते हैं, और टेक्निकली उसका नाम याद रखना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे ये वोल्टेज डेवलप हो जाती है, तो इसकी वजह से इस रोड में करंट बहता है, स्काई ब्लू एरो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है। अब बताओ 10th बी वाले बच्चे, राइट हैंड खड़ा करो अगर आपको समझ आ गया, प्लीज गिव दी फीडबैक।
शाबाश शाबाश। आप बाकी स्कूल को अच्छा लगेगा कि 10th के लगभग सभी बच्चों में हाथ खड़ा था। बहुत अच्छा लगा मैं। और ये भी मेरे को अच्छा लगा कि पहली बार आपने हाथ नहीं खड़ा करा क्योंकि आपको नहीं समझ आया था। चलो, अच्छा बेटे, मेरे को ना तीनों सेक्शन में से एक बच्चा चाहिए जो मेरे को माइक पर आकर इसकी लैंग्वेज बोल के दिखाए। देखो इतनी बार बता दिया। शाबाश। देखते हैं तीनों क्लासों में 10th रोल नंबर का मुकाबला करके देखते हैं। 10th ए में है 10 रोल नंबर बलराज सिंह। बेटे बता पाओगे? बलराज सिंह। और 10 ए में नहीं हो रहा, मतलब लूजर। 10th, ओके, 10th बी में है हर्षप्रीत कौर, रोल नंबर 10। हर्षप्रीत कौर, बेटे बोल पाओगे इंग्लिश में? नॉट डेयरिंग। देखो बच्चा के हाथ खड़ा कर रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन बोलने का हौसला नहीं रखता। इसका मतलब है नंबर नहीं आएंगे फाइनल एग्जाम। वेरी सिंपल। 10th सी में है एक बच्चा किरण जोत कौर। बता पाओगे बेटे? किरण जोत कौर। तीनों बच्चे लूजर्स। तो 4 बार एक्सप्लेन करने के बाद 10th ए बी और सी, ये बच्चा एब्सेंट है और ये बच्चे नहीं बता पाए भाई। देख लो अपने स्कूल का हाल। अब हम देखते हैं रोल नंबर 35 का मुकाबला कराते हैं। 10th ए में प्रभजोत कौर बोल पाएगी? 10th ए में 35 रोल नंबर प्रभजोत कौर। आजा बेटे आजा, शाबाश। ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे में हौसला तो है। यस। So there is Prabjot Kaur, daring one. She is on the mic. She will not tell what is Fleming right hand rule. सर, थंब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बताता है हमको। फोर्स। English में बेटे, English. Because you have to write in the English in the exam. थंब टेल अस डायरेक्शन ऑफ थंब टेल अस अबाउट मोशन और फोर्स। है ना? फोर्स तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में था, इसमें तो फोर्स की बात ही नहीं है बच्चे। वो तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, है ना? मेटेलिक कंडक्टर। हाँ, और फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस, एंड मिडल फिंगर टेल अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसमें 3 मिस्टेक्स कर दी बेटे आपने। पहली बात, आपने इंड्यूस्ड वर्ड नहीं लगाया। दूसरी बात, आपने ये बताया नहीं कि ये तीनों फिंगर्स राइट हैंड की हैं। तीसरी बार आपने ये नहीं बताया कि इन तीनों को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करना है, तीनों फिंगर्स को, है ना? बैठो। यानी 3 मार्क्स में से 1.5 मिलेगा बेटे आपको। अब चाहिए मेरे को 10th बी में तनीषा वर्मा। आ जाओ भाई, 35 रोल नंबर। 10th बी तनीषा वर्मा। हियरिंग है, अगर एब्सेंट है तो बोल देना बेटे, टाइम ना वेस्ट हो। Present. If we stretch our right hand, या fingers are in. इफ वी स्ट्रेच की फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ अवर राइट हैंड, ऐसे बोलना है बेटे। Thumb of right hand. बैठ जाओ, लैंग्वेज नहीं बन पा रही आपसे। 10th सी में है 35 रोल नंबर वंशिका। 10th सी वंशिका। देखते हैं ये बच्चा अच्छी लैंग्वेज बना पाता है कि नहीं। States that if we stretch the first two fingers of our right hand and the thumb in the way that they are perpendicular, then the thumb states that the movement of direction of metallic conductor, and the first finger tells about the magnetic field,
and the second finger tells about the induced current. बेटे साथ में डायरेक्शन वर्ड भी तो बोलो, आप बोलते हो टेल्स अबाउट द मैग्नेटिक ना, टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। अच्छा बैठो, शाबाश, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। 3 में से Sir, sir, if the forefinger indicates the direction of the magnetic field, then thumb shows the direction of motion of the conductor. So the middle finger will show the direction of the current. इंड्यूस्ड करंट, शाबाश बेटे। अच्छा अब मैं एज ए टीचर आपको बताता हूँ 3 मार्क्स कैसे लेने हैं। क्या लास्ट बार सुन लो एक बार। द पर्पस ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल is to know the direction of induced current developed in the rod। पहली लाइन ये लिखनी है, the purpose of Fleming right hand rule is to know the direction of induced current in the metallic rod। पहली लाइन या कंडक्टर बोल दो। दूसरी लाइन, if we stretch the first 3 fingers of the right hand mutually perpendicular to each other, then first finger gives the direction of magnetic field, thumb gives the direction of movement of the conductor, and the largest finger, middle finger, gives the direction of induced current in the conductor। एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए बच्चे। तो ये था हमारा, मैंने जानबूझकर इतना स्ट्रेस दिया क्योंकि मेरे को लगता है कि ये आ जाता है पेपर। अब मैंने इसको मेमोरी में डाल दिया, आप रिवाइज करना जाकर। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटे, शाबाश। देखो क्वेश्चन आता है आपको पेपर में, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? What is an electromagnet? Tell its features. Tell its features. अगर ये क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का, कितने का बेटे? 3 मार्क्स। तो कौन बच्चा मेरे को इसका आंसर बता सकता है मेरे बताने से पहले? शाबाश। मेरे बताने के बाद तो आपका कंपटीशन होना ही होना है तीनों सेक्शंस का। कोई ऐसा बच्चा जो मेरे बताने से पहले बता सकता? एनीबॉडी इन द एनी सेक्शन? एक बच्चा शायद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 10th C विनर हो गया। बोलो बेटे। Sir, electromagnet is a solenoid in which a soft iron core is used. और कुछ बताना चाहोगे? Sir, it is used in electric bells. वो यूजेस तो मैंने पूछे नहीं बेटे, फीचर्स पूछे, यूजेस मैंने पूछे नहीं है आपको वैसे। चलो और कुछ। Sir, electromagnets are temporary. When we, sir, switch off the electric current, then it is off. And we can change the polarity of the electromagnets. बहुत अच्छे। What is your good name? What is your good name? Sir, Parampreet Singh. 10th C में परमप्रीत बच्चा है। अच्छा बताया। बैठो बेटे, आपको मैं 3 में से, अगर मैं पेपर चेक करूंगा 3 में से 2 मार्क्स दे दूंगा। और आपको कहा जाता है कि थोड़ा सा फ्लुएंसी को बेटर करो, नहीं तो इंग्लिश अगर इतना स्लो होएगा आपका पेपर में टाइम लग जाएगा। अब इस बच्चे का मैंने 1 मार्क क्यों कट करा, उसके लिए आप अच्छे से ध्यान से सुनो, बाद में मैंने पूछना भी है। याद रहे, सेम रोल नंबर का मुकाबला होएगा तीनों सेक्शंस में, कोई एक पर्टिकुलर। ध्यान से देखना, देखते हैं कौन सी क्लास जीतती है बाद। नंबर 1, आपको एक रॉड लेनी है, रॉड जिसको हम कोर बोलेंगे। यहां पर है ये रॉड ही, लेकिन बोलने में क्या बोलेंगे? कोर।
और ये किस मेटल की हो सकती है? ये ऐसे मटेरियल की होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर दे। जो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है उसका नाम होता है सॉफ्ट आयरन। ये इसकी एग्जांपल है। अदरवाइज ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं उन सभी मटेरियल्स को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स चुंबकीय क्षेत्र को अपनी तरफ फोर्सफुली अट्रैक्ट करते हैं। और कुदरत में पाए जाने वाले नेचुरल सब्सटेंसेस में सिर्फ 3 ही मटेरियल होते हैं ऐसे, निकल, कोबाल्ट और आयरन। फिर इस आयरन के अंदर कार्बन की कंटेंट कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज में डाल के एक मटेरियल बनता है जिसको हम सॉफ्ट आयरन बोलते हैं। सॉफ्ट आयरन का मतलब कभी भी ये नहीं समझना कि नरम लोहा। सॉफ्ट आयरन का मतलब है कि आयरन की आगे सब टाइप्स होती हैं, उनमें से एक टाइप है और ये टाइप डिपेंड करती है कि कार्बन की कितनी परसेंटेज डाली है लोहे के अंदर। जब ये सॉफ्ट आयरन का कोर ले लिया, ध्यान से सुनना बेटे, उसके बाद हमने इसकी इर्द गिर्द कॉपर की मल्टी टर्न्स दे देनी है। कॉपर की वायर की मल्टी टर्न्स। मल्टी टर्न्स का मतलब हजारों में होती है ये गिनती। तो इसका एक किनारा ये निकाल लिया, एक किनारा ये निकाल लिया। उसके बाद हमने यहां पर बैटरी लगानी है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। छोटे वाला हमेशा नेगेटिव होता है बेटे। फिर हमने यहां पर एक ऑन ऑफ का स्विच लगा दिया, ऑन ऑफ का स्विच, और हमने जोड़ दिया इनको वायर से। ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखा जाए तो अभी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं कहेंगे। क्यों? देखो यहां पर जो स्विच है, मैंने इसके दोनों टर्मिनल को टच नहीं करा। अब मैंने इनको टच करा तो कंडक्टर की कंटिन्यूटी बन गई। सभी बच्चों को पता है कि करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है इन दी सर्किट। तो करंट इस रेड एरो की तरफ फ्लो करेगा। करंट फ्लो कर गया बच्चे, ओके। जब इसमें करंट फ्लो करता है तब ये अंदर वाला सॉफ्ट आयरन का कोर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब करंट फ्लो करता है तो ये जो कोर है behaves like a बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यानी इसका एक जगह नॉर्थ बनेगा, एक एक साइड पर साउथ पोल बनेगा। ठीक है। दूसरी बात, पहली बात क्या हो गया, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया। दूसरी बात, अगर हम स्विच को ऑफ कर देंगे, ये देखो स्विच के दोनों टर्मिनल्स में एयर गैप आ गया। देखो ये है ना स्विच हमारा ग्रीन कलर वाला दिखाया है जो टीचर, इसको की भी बोल सकते हैं, ऑन ऑफ की। अगर गैप होएगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होएगी, एक सिंपल लोहे की रॉड होगी। तीसरी बात सुनो बेटे, जब तक ये स्विच ऑन रहेगा, यहां क्या है ऑफ, जब तक ये स्विच ऑन रहेगा तो करंट बहता रहेगा, तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। फोर्थ बात सुन लो बच्चे, अगर मैं इस बैटरी के टर्मिनल को निकाल के रिप्लेस कर दूं एक दूसरे से, इस बैटरी को निकाल लूं, ध्यान से सुनो, निकाला, ऐसे घुमाया, फिर से लगा दी, यानी टीचर कह रहा है मैंने ऐसे लगा दिया। ध्यान से देखो, मेरी इस वक्त बैटरी जो मैं बना रहा हूं और सर्किट में लगी हुई बैटरी की टर्मिनल्स में फर्क है।
यहाँ पॉजिटिव लेफ्ट साइड पर है, नेगेटिव राइट पर, और यहाँ उल्टा है। अगर मैं बैटरी को रिवर्स कर दूंगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, तो फिर इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जब बैटरी की पोलैरिटी चेंज होती है, पोलैरिटी ऑफ बैटरी जब मैंने चेंज कर दिया, चेंज इन दी पोलैरिटी ऑफ बैटरी जब चेंज करेगा, उससे क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल अपनी पोजीशन चेंज कर लेते, नॉर्थ साउथ की तरफ, साउथ नॉर्थ की तरफ। और एक बात सुनो, जितना इसमें करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्गर बनेगा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगली बात, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक नाम सोलेनॉइड भी है, इसी का एक नाम चोक भी है, ये भी इसी के नाम है। अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम कैसे पता लगे कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में कौन सी साइड नॉर्थ है, कौन सी साउथ पोल है, वो भी सुन लो बच्चे। आपने क्या करना है, इस मैग्नेट के या तो इस तरफ खड़े हो जाना है या इस तरफ खड़े हो जाना। मान लीजिए आप इस तरफ खड़े हो गए, ठीक है, एज एन ऑब्जर्वर आप यहाँ खड़े हो, ओके, एज एन ऑब्जर्वर खड़े हो गए। अब आपको पता है कि करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो प्रैक्टिकली आप बैटरी लेकर आओगे तो पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा रेड कलर का मिलेगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बेटे ब्लू या ब्लैक कलर का होता है। तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से ये वायर में गया या ऐसे गया। देखो ध्यान से देखना, अब मैं खास बात बता रहा हूँ, ये करंट देखो, रॉड रॉड ऊपर से निकल रही है बाहर मैग्नेट के ऊपर से, यानी ये वायर, सॉरी वायर रॉड के ऊपर से निकल रही है। तो करंट ऐसे ऐसे फ्लो करा, ऐसे ऐसे फ्लो करा, तो ये ऑब्जर्वर इधर देख रहा है, तो आखिरी बाइंडिंग में भी करंट इसको ऐसे ही दिखाई देगा। कैसे, लेट मी टेल यू, उसका मैं आपको, ये हो गया, उसका मैं बेटे आपको ये ग्रीन कलर का एरो दिखा रहा हूं। तो इस बंदे को करंट इस कॉइल में ऊपर की तरफ जाता दिखेगा, ऐसे। तो ऐसे का मतलब ये सामने सोचेगा, सामने दीवार पे क्लॉक लगा हुआ है, उसकी सुइयां भी ऐसे ही चलती हैं और करंट भी ऐसे ही जा रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज इस लड़के को दिखे तो ये वाला पोल साउथ होता है। याद रखना, मेमोरी टूल में टीचर ने क्या बताया, टीचर ने बताया अगर इस ऑब्जर्वर को क्लॉकवाइज करंट दिखेगा तो साउथ। उसका मेमोरी टूल क्या है, आप ऐसे याद कर सकते हो, CLOCK क्लॉक, WI, और देखो S को कैपिटल कर दिया, मतलब S स्टैंड्स फॉर साउथ। और यही अनदर ऑब्जर्वर लगा लो, चलो अगर अनदर ऑब्जर्वर हम इस तरफ खड़ा कर दें, जैसे कि ये फीमेल ऑब्जर्वर है, उसके लिए ये बैक साइड से देखेगी तो करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा इसी को। ये जो वायर जा रही है ये ऐसे घूम के पीछे से कर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। जब एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो वो किनारा बेटे नॉर्थ होता है, और इसका मेमोरी टूल है, एंटी में N कैपिटल कर दो, एंटी में नॉर्थ बनेगा। और एंटी का एक नाम और भी होता है, उसको काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। काउंटर में भी N बड़ा कर सकते हो, दोनों में T आता है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो अब आपको समझ आ गया कौन सा पोल नॉर्थ बनेगा, कौन सा साउथ बनेगा। देखो कितने सारे टीचर ने पॉइंट बताया, इस पोलैरिटी की डायरेक्शन को जज करने को हम 6th पॉइंट कह सकते हैं, राइट। ये 6 पॉइंट बताए मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट के, अभी और भी बताने हैं। याद रहे, यूजेस मैंने एक भी नहीं बताया अभी तक, क्योंकि मैंने यूजेस लिखा ही नहीं था क्वेश्चन। यूजेस भी लिख देंगे तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, 3 + 2 5। अब आप देखो 7th पॉइंट,
ध्यान से सुनना बच्चे, 7th पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इससे हम जितना जितना दूर हटेंगे इसका चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता जाएगा, और अगर इसकी ऊपर जाकर देखें बिल्कुल पास, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इतना होएगा। सभी बच्चे ध्यान से देख लो फार्मूला, म्यू नॉट एन आई, और यहां पर एक चीज और भी लिखनी है म्यू नॉट के साथ, या इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, रुक जाओ और अच्छा बन जाएगा। ये इसको आप लिख दो, म्यू लिखो एन आई। अब मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड की ये जो स्ट्रेंथ बनी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इसका मीनिंग समझाता हूं इसमें। पहली बात, कैपिटल बी बताता है मैग्नेटिक फील्ड कितने टेस्ला का होएगा, उसकी यूनिट क्या है बेटे, कैपिटल टी से टेस्ला, कितना स्ट्रांग बनेगा। दूसरी बात, इस बैटरी में से बैटरी ने कितना करंट इस येलो वायर में भेजा, कॉपर की येलो वायर में। आई स्टैंड्स फॉर, जो आई होता है बेटे वो क्या है, करंट। और कभी कभी इस करंट को मापने के लिए हम सर्किट में एक डिवाइस लगा देते हैं, एमोमीटर। एमोमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस होती है। एमोमीटर वर्ड कहां से बना, करंट की यूनिट क्या होती है, सभी बच्चों को पता है, एम्पियर, AMPERE, एम्पियर प्लस मीटर, एम्पियर को मापने वाला मीटर यानी एमीटर। ऐसे वायर के कटिंग करके बीच में इंसर्ट कर देते हैं, तो करंट इससे माप लेंगे। अब आगे सर ये स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन भी सुन लो। इसके अंदर भी ये जो येलो वाइंडिंग्स है, मैं इनकी काउंटिंग करूंगा, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते मान लीजिए आखिर में 1000 आ जाता है। बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स होती है, हम टोटल टर्न्स को मान लेते हैं एन डैश, ओके। और इस रॉड की जो लंबाई है उसको हम स्मॉल एल मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, एन डैश, जैसे 1000 हो, और लेंथ कितनी है, जैसे 10 मीटर हो, उससे डिवाइड कर लो, तो टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटे बोलने में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन। इसका एक नाम और भी है, टर्न्स डेंसिटी, कितनी तारें कितनी लेंथ के अंदर अंदर आएंगी, कितनी टर्न्स आ जाएंगी, टर्न्स कितनी लेंथ में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब बच गया ये म्यू। म्यू का नाम क्या होता है बेटे, इसका नाम भी सुन लो, म्यू का नाम होता है परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। इस सॉफ्ट आयरन ने अपने अंदर से चुंबकीय लाइनों को गुजर के जाने की किस हद तक परमिशन दी, म्यू। ये म्यू जो है, म्यू का क्या नाम है, परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन फॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक बार पेपर में आया था, क्या हम सॉफ्ट आयरन को चेंज कर सकते हैं किसी और मेटल से, तो क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। ध्यान से सुनो, आप कहोगे आप सॉफ्ट आयरन को दो ही मेटलों से चेंज कर सकते हो, या तो कोबाल्ट से या तो निकल से, तब भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। लेकिन निकल और कोबाल्ट रखने से ये उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनता जितना आयरन का कोर रखने से बनता है, ठीक है, पर फिर भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। लेकिन इन तीन मेटलों के बिना आप कोई भी रॉड रख दोगे, एल्यूमिनियम की रख दोगे, कोई और रख दोगे, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, क्योंकि अंदर का मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होना जरूरी है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में नेचुरली एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस में ये तीन ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, निकल, कोबाल्ट, आयरन, ये तीन को ही चुंबक अपनी तरफ खींच सकती है। तो देखो मैंने कितने सारे पॉइंट बता दिए, इसको हम 7th पॉइंट बोल सकते हैं। 8th पॉइंट,
अगर इसके यूजेस की बात करूं, उसको मैं बोल के ही बता दूंगा, मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड पे। यूजेस, ये इलेक्ट्रिक बेल में यूज होती है बेटे, और कहीं पर हमारा वॉल्यूम कंट्रोल होता है, ऐसे नॉब को हम घुमाते हैं, आवाज ऊंची होती है नीचे होती है, वॉल्यूम कंट्रोल में काम आती है। और कभी हमारे रेडियो ने और टीवी ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कैच करने होते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूनिंग सर्किट। ट्यूनिंग सर्किट में भी ये लगती है। ध्यान से सुन लो, कहां कहां पर बताया यूजेस टीचर ने। इलेक्ट्रिक बेल, वॉल्यूम कंट्रोल नोब, रेडियो ट्यूनिंग सर्किट, टेलीविजन ट्यूनिंग सर्किट। इसके बिना जो हमारे डिफेंस के ऑफिसर होते हैं, जो वॉकी टॉकी पर बात करते हैं ऑफिसरों से, सोल्जर ऐसे कभी देखा भी होगा अपने फिल्मों में, ऐसे बटन दबाकर, सर ऑपरेशन दिस दिस शुड बी अटैक ऑन द एनिमी और नॉट, फिर वो उधर से वॉकी टॉकी पे जवाब देता है। तो वॉकी टॉकी के अंदर भी ट्यूनिंग सर्किट होता है, वो ट्यूनिंग सर्किट बिना इसके बन ही नहीं सकता। ओके, तो देख लो बेटे, आपको अच्छे से समझ आ गया। कोई भी चीज करनी है, चाहे डू लेस बट डू बेस्ट, सब कुछ कर लिया हमने। डेफिनेशन समझा दी, पोलैरिटी कैसे चेंज होगी बता दी, कहां पर नॉर्थ बनेगा कहां पर साउथ बनेगा बता दिया, कब तक मैग्नेट रहेगा, जब तक करंट रहेगा। इसके बाकी नाम क्या है, सोलेनॉइड या चोक हो सकते हैं, और इसके हमने यूजेस भी काफी सारे बता। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब मेरे को कंपटीशन करवाना है एक पर्टिकुलर रोल नंबर में। सबसे पहले तो ये बताओ, जिनको ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट, प्लीज रेज योर राइट हैंड। ऐसे लगना चाहिए यार एक बार तो कंप्लीट नॉलेज होगी, अगर हम याद कर लें तो बस अच्छा सा लिख देंगे। गुड। अब मैं इसको मेमोरी में डालता हूं, और कंपटीशन ऐसे करते हैं, 20 रोल नंबर का कंपटीशन करवाते हैं तीनों क्लासों में। गुरनाम बस्सी, सेक्शन ए। गुरनाम बस्सी, प्लीज कम ऑन द माइक। आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। Absent. एब्सेंट, ओके। सेकंड सेक्शन में किरण जोत कौर, 10th बी, कम ऑन द माइक। किरण जोत कौर, Sir, absent. ओके। पनप्रीत कौर, 10th सी, पनप्रीत कौर, Sir, she is not there. ओके। ऑल द 20 ऑफ रोल नंबर्स आर एब्सेंट। तो फिर हम ऐसे करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन नहीं कराते। अब देखो बेटे, हमारे पास और देखते हैं क्या क्या हमारे पास। यस, एक क्वेश्चन होता है बेटे, व्हाट इज फ्यूज, टेल फीचर्स। मेंशन कंस्ट्रक्शन एंड इट्स अल्टरनेटिव। ये 3 बातें उसने पूछी। मान लो ये क्वेश्चन है वर्थ 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का उसने वर्थ बना दिया, केस स्टडी करके किसी तरह से ये क्वेश्चन बना दी। ये 3 बातें उसमें पूछता है फ्यूज के बारे में। ठीक है बेटे, मैं इसमें आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। कोई ऐसा बच्चा है जो मेरे बताने से पहले डिफाइन कर सके फ्यूज को कि क्या है? शाबाश। एनी स्टूडेंट इन एनी सेक्शन डेयरिंग एनफ जो मेरे को बता सके व्हाट इज फ्यूज, व्हाट इज इट्स पर्पस। शाबाश। कोई एक बच्चा, बेटे देखो मैं पूरा टाइम दे रहा हूं आपको, और
इस वक्त आपके प्रिंसिपल मैम ने साथ में ज्वाइन करा हुआ है, वो भी देख रहे हैं कि मेरे स्कूल में कौन बच्चा डेयरिंग है। शाबाश बेटे, कौन बच्चा बताएगा? मनिक। एनी स्टूडेंट? सर। हाँ बोलो, पहले नाम बोलो, नाम बोलो। सर मनिक। मैंने तो 10th बी में। हाँ बोलो बेटे। Sir, fuse is a safety device which is made up of either lead or tin, and it has low melting point and high resistance. It is a safety device which it is used to prevent the potential damage caused by overloading or short circuiting. बहुत अच्छे। मनित बच्चे ने 10th बी में कम से कम टाइम में बहुत अच्छा बताया, और प्रिंसिपल मैम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बच्चे के प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे मार्क्स लगने चाहिए, क्योंकि इसने आंसर ही बहुत अच्छा दिया, मेरा दिल खुश कर दिया इस बच्चे। और कोई बच्चा 10th ए में, 10th सी में? शाबाश। 10th ए या 10th सी में? नहीं बेटे, एक बच्चा प्लीज देख लो, देख लो, मैंने रिकमेंड भी कर दिया नाम उस बच्चे का। Sir, यस। sir, fuse is a important component of all the domestic circuits. ओके, और कुछ? Sir, it is used to prevent damage in the circuits. due to overloading. ओके ओके, गुड गुड, आपके भी अच्छे पॉइंट हैं बेटे। पर दूसरे बच्चे के थोड़े से ज्यादा बेटर थे आपसे। शाबाश, एक आधा पॉइंट और बताओगे तो आपका नाम भी रिकमेंड किया जाए। गुड गुड गुड, नॉलेज है आपको, लेकिन इतनी नॉलेज से पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। व्हाट इज योर गुड नेम वैसे बेटे? क्या नाम था आपका? चला गया शायद बच्चा। अर्शदीप कौर तनेजा। अर्शदीप कौर, ये भी बच्चे ने अच्छा बताया, पर मनित का ज्यादा अच्छा। शाबाश। अब हम इसको समझते हैं बेटे क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले व्हाट का आंसर, बहुत सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। व्हाट का आंसर, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, और इसका पर्पस ये होता है कि हमारे घर के अप्लायंसेस की बर्निंग से, इलेक्ट्रिक बर्निंग से प्रोटेक्शन करना। ज्यादा करंट बहने की वजह से, ओवरलोडिंग होने से, जो हमारी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हैं, बड़ी स्क्रीन वाला एलईडी लगा है, प्रोजेक्टर लगा है, महंगी महंगी डिवाइसेस लगी हैं, वो ओवरलोडिंग की वजह से परमानेंटली डैमेज ना हो जाए, बर्न ना हो जाए, या इतने खराब ना हो जाए कि बहुत ज्यादा पैसा लगे रिपेयर करने में, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने के लिए बड़ी सस्ती सी डिवाइस होती है। तो कहने का मतलब, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस तो ठीक है, लेकिन अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट व्हाट? ये दो तरीके से हमारा बचाव करता है। पहला बचाव हमारी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की बर्निंग के अगेंस्ट करता है। दूसरा, हमारे किसी फैमिली मेंबर या किसी बच्चे की करंट लगने से डेथ ना हो जाए, इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं उसको, उसको बचाता है। देखो दोनों तरफ से कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगेंस्ट, अगेंस्ट व्हाट? बर्निंग, इलेक्ट्रिकल बर्निंग, डैमेज हो जाना ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया। दूसरी बात बेटे, दूसरी बात, अगेंस्ट किससे प्रोटेक्शन करता है? इलेक्ट्रोक्यूशन से। ये वर्ड याद रखना, इस एक वर्ड से ही पता लग, इसका मतलब ये है, fatal accident due to fatal accident
ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक। यानी फैटल वर्ड जब भी लग जाए उसका मतलब होता है डेथ। ये दो चीजों से हमको बचाव करता है। ये बनी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। डेफिनेशन व्हाट के अंदर डेफिनेशन है। दूसरी बात, अगर हमने टेक्निकल वर्ड सिंगल वर्ड में बताना हो तो यहां हम एक वर्ड लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोडिंग एंड इलेक्ट्रोक्यूशन। अगर एक ही शब्द में बताना हो, कम से कम डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज द इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस अगेंस्ट ओवरलोडिंग एंड इलेक्ट्रोक्यूशन। ये दो वर्ड याद रखने हैं। जो बच्चे टेक्निकल वर्ड याद नहीं रखते हैं वो पेपर में अच्छा आंसर नहीं लिख पाते। दूसरी बात होती, शाबाश, क्या इस इलेक्ट्रिक फ्यूज का कोई अल्टरनेटिव है? देखो टीचर ने बोला कोई इसकी जगह कुछ और लगा सकते हैं। यस, आजकल हम इसकी जगह लगा सकते हैं एक और चीज, अल्टरनेटिव वो लगा सकते, थोड़ा सा ज्यादा महंगा आएगा, यानी दुगनी कीमत का आएगा, तिगनी का आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज आज मैं मार्केट में लेने जाऊं तो 20 रुपए का मिल जाता है, और इसकी जगह जो मैं ये लगाता हूं MCB, मिनिएचर सर्किट बोर्ड, ये कम से कम 100 रुपए का आता है बेटा। ओके, मिनिएचर सर्किट बोर्ड ये भी वही काम करता है, दोनों काम यही करता है, ओवरलोडिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोक्यूशन। लेकिन एमसीबी में खास बात क्या है, जब हमारा फ्यूज ब्लोन ऑफ हो गया, उड़ गया, तो हमें इसकी वायर दोबारा से लगानी पड़ती है निकाल कर। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन एमसीबी में क्या है, एमसीबी में एक स्विच लगा होता है। स्विच जैसी ओवरलोडिंग महसूस करता है ये एमसीबी ऑफ हो जाता है। टेक्निकल वर्ड में हम बोलते हैं ट्रिप हो गया। ट्रिप, ट्रिप का मतलब है एमसीबी ट्रिप हो गया। हम जब कहते हैं, घर के बच्चे को भी भेज सकते हैं, जाओ देख के आओ एमसीबी ट्रिप तो नहीं हो गया। अगर ट्रिप हो गया तो दोबारा ऑन कर दो। बताना चाहूंगा, जो घरों में आम स्विच होते हैं हमारे, उसको नीचे से दबाने से ऑन होते हैं। घरों में जो हमारे स्विच होते हैं, बल्ब का स्विच, जो मर्जी, या फैन का स्विच, लेकिन एमसीबी में ऊपर को करने से ऑन होते हैं। ये ऊपर को करने से ऑन होते हैं, नीचे को जब ट्रिप हो जाते हैं तो ये नीचे को गिर जाती है नॉब, तो ऑफ हो जाती है। यानी जैसे ही एमसीबी नोट करता है कि किसी बच्चे ने हाथ लगा लिया, उसको बिजली का करंट लग रहा है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो रहा है या ओवरलोडिंग हो रही है, तो एकदम से ऊपर से नीचे गिर जाता है, घर की लाइट चले जाती है, एमसीबी ट्रिप हो गया। फिर हम जाएंगे, अगर ऑन करेंगे, ऑन करेंगे तो देखेंगे अगर अब तो नहीं दोबारा गिर रहा, नहीं गिर रहा, तो इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए ही ओवरलोडिंग हुआ था। अगर ये बार बार ऊपर करने से नीचे गिरे तो हमें इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है घर में चेक करो कौन सी खराबी हो गई है, कहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो सही करेगा, तब ये परमानेंटली ऊपर टिक करेगा। ठीक है, एक आधी बार गिर जाए तो नो प्रॉब्लम, कर लो ऊपर, फिर से नीचे आ गया, बार बार ऐसे करी जा रहा है, तो हमें वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्यूज का काम कौन कर सकता है? एमसीबी। महंगा पड़ेगा, लेकिन फ्यूज में क्या होता है, ध्यान से सुनो। फ्यूज में हमारे पास एक सेरेमिक की स्ट्रक्चर होती है बेटे, सेरेमिक की, ऐसे करके एक सेरेमिक की स्ट्रक्चर होती है बेटे। ठीक है, और यू शेप में होती है, और यहाँ पर हमारे पास कॉपर की पत्तियां लगी होती हैं, दो दो, और यहाँ पर हमने सुराख करे होते हैं, होल, और इसके अंदर हमने एक स्पेशल वायर लगाई होती है जिसको हम फ्यूज वायर बोलते हैं, वो हमने इधर से इधर जोड़ी है। जैसे ही हमारा फ्यूज ब्लोन ऑफ होता है तो ये वायर टूट जाती है, फिर इसकी जगह हमें नई वायर लगानी पड़ती है, तब ये चल पड़ता है। ये नॉर्मल कॉपर की वायर नहीं होती, स्पेशल मटेरियल की वायर होती है। ठीक है, और ये जो मटेरियल होता है, मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर,
वो टिन और लेड, ये दोनों के सिंबल हैं, देख लो बेटे। टिन एंड लेड मेटल का अलॉय होता है, अलॉय, इसको लगाते हैं। ठीक है बच्चे, इस मटेरियल की दो खूबियां होती हैं। क्या होती हैं? ये बच्चे ने बताया था, बहुत अच्छा बोला था ये बच्चा मानित। इसने बोला सर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, यानी ये थोड़ा सा गर्म होती है तो पिघल जाती है। और इसने बताया सर इसका रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई होता है। दोनों बातें सही हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इस वायर का कॉपर वायर के मुकाबले काफी हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब होता क्या है बेटे, जब भी ओवरलोडिंग होएगी तो या इलेक्ट्रोक्यूशन होएगी तो हमारे घर के अंदर जो भी डिवाइस है वो एकदम से ज्यादा करंट खींचेगी। जैसे ही ज्यादा करंट खींचती है, ये फार्मूला ध्यान से सुन लो, हीट का फार्मूला H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। I करंट है, R रेजिस्टेंस है इस वायर का और T है टाइम। टाइम को सेकंड में पुट करते हैं, रेजिस्टेंस को ओहम में पुट करते हैं, करंट को पुट करते हैं एम्पियर में, और हीट होती है हमारी जूल में। ओके, और इस फार्मूले का नाम होता है जाउल्स लॉ। जाउल्स लॉ, इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड है ये फ्यूज की वर्किंग। जैसे ही इस वायर में ह्यूज करंट निकलेगा तो देखो ऊपर से करंट का स्केयर भी है, तो करंट ज्यादा हुआ और करंट बहुत ज्यादा होने से हीट ज्यादा हो जाएगी और ये हीट इस मेटल की वायर को पिघला देगी। तो हमारा 20 रुपए का फ्यूज तो खराब हो जाएगा, लेकिन अंदर जो हमारा 18,000 का प्रोजेक्टर लगा हुआ है उसकी बर्निंग बच जाएगी। या कोई बच्चे ने सॉकेट के अंदर अपना फिंगर डाल दिया है, करंट की वजह से उसकी जो डेथ हो सकती थी वो बचाव हो जाएगा। 20 रुपए का फ्यूज हम दोबारा लगा सकते हैं। समझ आ गया? तो जाउल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, वैसे जाउल्स लॉ भी बोलते हैं और जाउल्स हीटिंग इफेक्ट। अगर कल को आपसे पूछे कि करंट फ्यूज किसके ऊपर वर्किंग करता है, कौन से लॉ पे, जाउल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे करता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए लो होता है कि हीट थोड़ी सी भी जरूर बढ़ जाए और इसका मेल्टिंग पॉइंट तक ये वायर गर्म हो जाए, गर्म होते ही यहां से पिघल जाएगी, टूट जाएगी और करंट की सप्लाई रुक जाएगी बेटे। ठीक है, देखो कितनी सारी बातें बताई, अभी और भी बतानी है। तो अब कोई बच्चा कहता है क्या सर कोई भी फ्यूज कहीं भी लगा सकते हैं? नो नो, कोई भी फ्यूज कहीं नहीं लगा सकते हैं। इस फ्यूज की ना रेटिंग होती है, रेटिंग, उस रेटिंग के हिसाब से ये लगता है। जो फैक्ट्रीज में फ्यूज लगता है वो अलग रेटिंग का लगेगा, जो घरों में लगता है डोमेस्टिक वो अलग रेटिंग का लगेगा। राइट, जो कोई एक आधा कमरा बना होता है, स्टूडियो वाला सिंगल रूम बना होता है, कहीं कहीं ऑडियो वीडियो हॉल होता है, एवी हॉल होता है स्कूलों में, उसमें अलग रेटिंग का होएगा। अब ये रेटिंग का क्या मतलब है, इसका मीनिंग समझाता हूँ। रेटिंग का मतलब है इस वायर की थिकनेस हमने इस हिसाब से एडजस्ट करी होती है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक करंट इसमें जाता रहे, ये पिघलनी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही उस करंट से जरा सा ज्यादा हो ये पिघल जाए। यानी इस वायर की, इलेक्ट्रिक फ्यूज वाली वायर की थिकनेस और करंट कैरिंग कैपेसिटी में एक लिंक होता है। ये देखो, ये मैंने फ्यूज वायर दिखाया, ध्यान से सुनना मैं क्या करने लगा हूं इसमें मैंने ये साइड पे देखा, ये सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल रेडियस, आर लिख दिया इसको आर। और ज्यादा से ज्यादा इसमें जो करंट बह सकता है, जो इसको इस वायर को बिना मेल्ट करे इसमें सेफ मैक्सिमम करंट बह सकता है, उसको टीचर ने आई लिख दिया। अब
इस I और इस R में रिलेशन होता है, उस रिलेशन को बोलते हैं फ्यूज वायर प्रिंसिपल। उसी फ्यूज वायर प्रिंसिपल से हमें पता लगता है कि कितने करंट के लिए कितनी मोटी तार चाहिए। ओके, अगर हमने फैक्ट्रियों वाला फ्यूज घरों में लगा दिया तो वो तो उड़ेगा ही नहीं, ब्लो ऑफ नहीं होएगा, और घर के अप्लायंसेस फिर भी जल जाएंगे, फ्यूज चाहे लगा हुआ है। इसलिए पर्टिकुलर रेटिंग का सिलेक्ट होता है, और रेटिंग की सिलेक्शन कैसे होती है, ध्यान से सुनो। फ्यूज की सिलेक्शन होती है, फ्यूज इज सिलेक्टेड एज पर rating and rating is decided as per fuse wire principle। as per क्या नाम बोल रहा है टीचर, ध्यान से सुनो, क्या नाम बोला टीचर ने, फ्यूज वायर प्रिंसिपल। और ये फ्यूज वायर प्रिंसिपल क्या होता है, ध्यान से सुन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, बी अटेंटिव। ये फ्यूज वायर प्रिंसिपल होता है, करंट का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल रेडियस के क्यूब। ये फ्यूज वायर प्रिंसिपल। यानी कि इन दोनों में अगर मैं एक तरफ करंट ले लूं, उसका स्क्वायर ले लूं, और एक तरफ क्रॉस सेक्शनल रेडियस ले लूं, क्यूब ले लूं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है इन दोनों में ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन आएगा। ये वो फ्यूज वायर प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से ये वर्किंग करता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हमने दो फार्मूले सीखे, एक दो। तीसरी बात, हमने इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखा कौन से अलॉय का। चौथी बात, हमने इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर याद करे कि मेल्टिंग पॉइंट लो और रेजिस्टेंस हाई। पांचवी बात, हमने देखा अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग रेटिंग का फ्यूज लगता है, यानी रेटिंग के बारे में। सिक्स्थ बात, हम अगर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो हम फ्यूज की बजाय मिनिएचर सर्किट बोर्ड एमसीबी यूज करेंगे, और उस एमसी की भी खास रेटिंग होगी। छठी बात, एमसीबी हमेशा ऊपर को ऑन होता है, नीचे को नहीं। अगर इसका नॉब नीचे गिर जाए तो हम कहते हैं एमसीबी ऑफ हो गया, टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ट्रिप कर गया। ओके, सातवीं बात, ये फ्यूज करता क्या है, हमारी ओवरलोडिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन से प्रोटेक्शन कराता है। आठवीं बात, लास्ट बात इसके बारे में, लास्ट बात सुनो, शाबाश। मैं स्पेस बना लेता हूं थोड़ी सी, यहां पर क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं बेटे। यहां पर हमारा लिखा हुआ था सेफ्टी डिवाइस। अब इसमें एक बात बची, लास्ट पॉइंट, ध्यान से सुनो। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फार्मूला है ना, ये वाला आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अगर करंट I1 फ्लो करेगा तो R1 क्रॉस सेक्शनल रेडियस वाली वायर लगेगी, और कांस्टेंट को हटाकर प्रोपोर्शनलिटी लगता है हमेशा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये के लगा दिया। मान लीजिए मैंने फिर से दूसरी वायर ले ली, दूसरी वायर में मैं I2 मैक्सिमम करंट निकालना चाहता हूं, तो उसका रेडियस बन जाएगा R2 का क्यूब। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक ही लॉ से निकाले हैं तो क्रॉस सेक्शनल कांस्टेंट वही रहता है के। यानी इस लॉ को मैंने दो अलग अलग वायर पे लगा दिया। अब इनको आपस में डिवाइड कर दो। जैसे ही इसको आप डिवाइड करोगे, ध्यान से सुनो, इन दोनों को आपस में डिवाइड करा है बेटे, डिवाइड करने से आपके पास क्या बनेगा फार्मूला, I1 अपॉन I2 का स्क्वायर, के कट गए आपस में, R1 अपॉन R2 का कॉमन क्यूब। यानी ये भी फ्यूज वायर प्रिंसिपल है,
लेकिन ये थ्योरी में बताने के लिए नीचे वाला व्हाइट वाला, और ग्रीन वाला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इसको भी फ्यूज वायर प्रिंसिपल बोलते हैं, फ्यूज वायर प्रिंसिपल। इसके पेपर में न्यूमेरिकल कैसे आएगा? आपको बोलेगा मेरे पास जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस है 3 सेंटीमीटर और वो 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट फ्लो कराती है। अगर मेरे को 10 एम्पियर करंट फ्लो कराना होगा तो उस वायर का क्रॉस सेक्शनल रेडियस कितना होगा? यानी चारों पैरामीटर्स में से आपको 3 दिए होंगे पेपर में, एक आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ओके, एक और 4 पैरामीटर I1 I2 R1 R2, चारों में से आपको 3 दिए होंगे, एक निकालना। ठीक है, जब भी कोई चीज करो जड़ तक करो, सारा याद कर दो उसको। तो जिन बच्चों को फ्यूज का आर्टिकल पूरा अच्छे से समझ आ गया कि हाँ जी सर ये तो काफी इंफॉर्मेशन हमारी पहले से बढ़ गई है, मानित को भी लगना चाहिए, जो बच्चा इतना आंसर बढ़िया देके गया था उसको भी लगना चाहिए कि मेरे को नए पॉइंट पता लग जाने इसमें। ठीक है, जिनको ये समझ आ गया फीडबैक दो टीचर को, रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे हैं, शाबाश शाबाश। बेटे आप लोगों के सहारे अपना देश आगे जाना है, हम तो अपना रोल लगभग अदा कर चुके हैं, इसलिए सीनियर जनरेशन से जूनियर जनरेशन की तरफ सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, और हो भी गई, आज तो होगी। देखो कितने बच्चों के हाथ खड़े करे थे। अब आ गई कंपटीशन की बारी, मैं इसको मेमोरी में डाल दूंगा, अभी इरेज कर दूंगा, फिर कंपटीशन होएगा, इसलिए मैं एक बार आपको ओवरव्यू करने का चांस देता हूँ। शाबाश, किसी एक पर्टिकुलर रोल नंबर का कंपटीशन होएगा तीनों सेक्शंस में, देख लो जल्दी से देख लो। टेक्निकल वर्ड पकड़ लो, इलेक्ट्रोक्यूशन, ओवरलोडिंग, सेफ्टी डिवाइस, मिनिएचर सर्किट बोर्ड, जाउस लॉ, फ्यूज वायर प्रिंसिपल, सारे टेक्निकल वर्ड पकड़ लो, आपको आंसर देना आसान होगा। शाबाश शाबाश। अब मैं इसको मेमोरी में डाल रहा हूं और कंपटीशन करने लगे हैं हम। कौन से रोल नंबर का करें? ऐसे करते हैं 15 रोल नंबर का करते हैं। सबसे पहले सी सेक्शन में 15 रोल नंबर मोहित कुमार, सी सेक्शन में, प्लीज कम ऑन द माइक। Sir, he is not there. Absent. बेटे देखो, हम आपको कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, जिन बच्चों को लगता है, जिन बच्चों को लगता है कि सर जो कराते हैं हमें समझ आता है, उनकी एक ड्यूटी बनती है टीचर का साथ देने की। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको बोलो यार ऐसी बात नहीं है, जो स्कूल में कराते हैं वो अच्छे से समझ आता है ऑनलाइन क्लास में, तो आप उनको बोलो कि आप इतना मिस मत करा करो। ठीक है, चलो अब है जपजीत कौर 10th बी, रोल नंबर 15। जपजीत कौर 10th बी है या नहीं? Sir, it is safety. नो 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 नो, जो मैं पूछूंगा वो बताना बस। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर? नेम ऑफ द कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, Lead and tin. बेटे अलॉय भी बोलना है साथ में। लेड एंड टिन का मतलब पता क्या हो गया? लेड भी हो सकता है, टिन भी हो सकता है। ना ना ना, फिर तो ये गड़बड़ हो गया, आंसर क्रॉस कर देंगे। अलॉय ऑफ टू मेटल्स नेमली लेड एंड टिन। देखो अभी तो मैंने इसकी परसेंटेज नहीं बताई आपको, मैंने कहा चलो छोटी क्लास है परसेंटेज क्या बतानी है, फिर भी आप गड़बड़ करते हो। एक और क्वेश्चन आपके लिए, एक और क्वेश्चन, व्हाट इज फ्यूज वायर प्रिंसिपल? I square is directionally proportional to radius cube. लेकिन अगर इसको मान लीजिए हमने आई स्केयर, उस बंदे को आई ना पता हो पेपर में, आपने लैंग्वेज में लिखना हो तो क्या होगा? लैंग्वेज, फार्मूले का नहीं बताना, लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? Square of current is directly proportional to the radius cube.
रेडियस क्यूब, ऐसे नहीं बेटे, आपको बोलना है स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम करंट हैंडलिंग करंट, समझ गया? स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम करंट हैंडलिंग करंट इन द फ्यूज वायर is directly proportional to cube of the cross sectional radius of wire. लिख लो ये सभी बच्चे, मैं लिखाता हूं। फ्यूज वायर प्रिंसिपल की लैंग्वेज लिखो, फ्यूज वायर प्रिंसिपल की लैंग्वेज, शाबाश, ये जो लिखा था हमने, फ्यूज वायर प्रिंसिपल की लैंग्वेज सभी बच्चे लिखेंगे। लिखोगे स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम, स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम handled current, square of the maximum handled current in the fuse wire, square of the maximum handled current in the fuse wire is directly proportional to क्या बेटे, क्यूब ऑफ द क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ द सेम वायर, क्यूब ऑफ द, आर क्यूब को क्या लिखोगे, क्यूब ऑफ द क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ द फ्यूज वायर। ओके, अब 10th ए में दिव्या जोशी, आ जाओ बेटे माइक पर, दिव्या जोशी, आपने मेरे इस क्वेश्चन का जवाब देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिवाइस which can be used alternatively in place of fuse? MCB. Can you tell the full form of MCB? और कोई बच्चा नहीं बताएगा? शाबाश बेटे, देखो गड़बड़ है ना, और अच्छा फोकस से सुना करो। Only a good listener can be a good learner. What is the full form of MCB? अब बाकी सारे बच्चे पूरे जोर से बोलेंगे ताकि इसको पता लगे। What is the full form of MCB? Miniature circuit breaker। देखा बेटे कैसे बोलते हैं ये बच्चे? इसका मतलब है इन बच्चों ने दिव्या से बेटर सुना लेक्चर, और ये मेरा प्यारा सा बच्चा थोड़ा सा कम फोकस से सुन सका। बैठो, उम्मीद करता हूं अगली बार और ध्यान से सुन। तो मैं समझता हूं तीनों सेक्शंस में जो बी सेक्शन का बच्चा था 15 रोल नंबर में, जपजीत कौर, वो विनर रहा। ठीक है, अब हम आगे बढ़े बेटे। देखो एक क्वेश्चन अपनी असाइनमेंट में, क्वेश्चन नंबर 40 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 40 असाइनमेंट में 40 देखो एक बार। क्या आपको आसानी से इसका आंसर नहीं लिख सकते आप पेपर में? उम्मीद करता हूं आप लिख पाओगे। जिन बच्चों को लगता है 40th क्वेश्चन का असाइनमेंट में वो आंसर लिख पाएंगे, प्लीज रेज योर राइट हैंड। 40th क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे? अच्छा, अब 41 वाला पढ़ो, 41 वाला। जिन बच्चों को लगता है कि 41 का आंसर लिख देंगे, प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। 41 का बी सेक्शन से पूछ रहा हूं पर्टिकुलरली, 41 वाला क्वेश्चन पढ़ो ना असाइनमेंट में। बेटे आपको मैं बताना चाहूंगा बी सेक्शन के बच्चों को 10th ए और 10th सी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है।
बी सेक्शन के बच्चे बता ही नहीं रहे। डू यू हैव द असाइनमेंट विद यू? रीड द 41st क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन पढ़ो एक बार और मेरे को बताओ क्या आप इसका आंसर लिख पाओगे पेपर में? Say yes. गुड बेटे, फिर फीडबैक देनी होती है ना, राइट हैंड खड़ा करना होता है। देखो अगर मैं आपकी क्लास में पढ़ाता होता सामने खड़े होके तो मेरे को आपके फेस एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता कि बच्चे बोल पा रहे हैं कि नहीं। अब मैं बहुत दूर हूं इसलिए आपको हाथ खड़ा करके फीडबैक देनी होती है, ठीक है? अच्छा, इस तरह से जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी असाइनमेंट से छांट छांट कर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 39 आप कर पाओगे? Say yes. 39 भी कर दे। देखो मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, हम तो जनरल स्टडी कर रहे हैं, फिर भी हमने इनको करा, ठीक है? शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कैसे बढ़ते हैं सुनो, मैं आपको एक डायग्राम शो करूंगा, वो डायग्राम इलेक्ट्रिक सप्लाई की है, तो आपने बताना होगा उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो ऐसे आपको पेपर में दिया हुआ, ऐसे बेटे देखो, ये इस तरफ वो लिखता है टी, टी को साइड पे बताता है टाइम और यूनिट लिखता है सेकंड, और यहां बनाता है 0 और इसके ऊपर ये करंट बताता है, और नीचे को ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव, और साइड पे लिखता है आई स्टैंड्स फॉर करंट, और करंट की ब्रैकेट में यूनिट लिखता है एम्पियर। अब आपको एक ग्राफ देता है बच्चे को, और ये 0 लेवल शो करा, और ग्राफ उसने कुछ ऐसे दिया। इस ग्राफ को, इस तरह की शेप वाले ग्राफ को, लेट मी टेल यू, इस तरह की शेप वाले ग्राफ को साइनोसॉइडल ग्राफ बोलते हैं। साइनोसॉइडल ग्राफ, जिसकी शेप ऐसी हो जैसे मैं बोला, ये यहाँ 0 से टच करना चाहिए शुरू में, तब है, और ये आगे ऐसे जा रहा है, और आपको कुछ वो बोल रहा है, यहां पर लिखा हुआ है उसने 0.01, ओके, और यहां पर लिखा हुआ है आगे 0.02। और ये उसने बोला कि जो हमने घर में सप्लाई दी उसका इलेक्ट्रिक करंट ऐसा है। अब आपसे पूछता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। कोई क्लास में बच्चा हो जो खुद से इस क्वेश्चन को कर सके, एनी वन स्टूडेंट? टेंथ ए में मेरे को कोई नहीं दिख रहा जो माइक पर आके या वैसे आंसर बता रहे, मेरे को बताए। टेंथ बी में कोई नहीं दिख रहा जिसका हाथ खड़ा हो। टेंथ सी में एक बच्चा डरता डरता हाथ खड़ा कर रहा है, नीचे कर लिया उसने भी, तो कोई बच्चा नहीं बता रहा। अब इसको आप समझो ध्यान से, शाबाश बेटे। इसका मतलब है ये क्वेश्चन मेरे को डायरेक्ट करवा देना चाहिए। योर अटेंशन, योर अटेंशन, सभी बच्चे ध्यान से सुने। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है स्मॉल एफ, और इसका इंटरनेशनल यूनिट होता है, ऐसा यूनिट HZ,
विच स्टैंड्स फॉर हर्ट्स। एक्चुअली हर्ट्स एक साइंटिस्ट था, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए फ्रीक्वेंसी के यूनिट को हर्ट्स बना दिया। दूसरी बात, ये जो ग्रीन रेफरेंस लाइन है हॉरिजॉन्टल, इससे ऊपर ऊपर ये येलो कलर का जो साइकिल दिखा रखा है, हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नीचे वाले को नेगेटिव हाफ साइकिल। और इन दोनों को मिलाकर पूरा साइकिल बनता है। और बताना चाहूंगा बेटे, पूरा साइकिल बनने के लिए जितना टाइम लग जाए, यानी देखो जहां पर टीचर स्काई ब्लू से निशान लगा रहा है, यहां से लेकर जीरो लेवल से ये चले गए यहां तक, जितना भी टाइम लग जाए उसको कैपिटल टी से लिखते हैं। एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगे दैट इज कैपिटल टी, एंड इट इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बेटे? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल लिख दो या वन ऑसिलेशन लिख दो। ओके, एक साइकिल को कवर करने में कितना टाइम लग गया, और प्रेजेंट सिचुएशन में टाइम ये निशान लिख रखा है 0.02, मतलब टाइम पीरियड इज 0.02 सेकेंड। कैसे पता लगा सेकेंड? क्योंकि ये स्केल ही सेकेंड पे है, तो यहां से ये भी पता लगा टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड। और यहाँ एक खास बात, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। पर का मतलब 1 पर सेकेंड। अब दोनों की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ो, टाइम पीरियड की पढ़ो। देखो क्या लिखा है, साइकिल एक होएगा, टाइम हम नोट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी में देखो टाइम 1 सेकेंड होएगा और साइकिल कितने हो गए वो हम नोट करेंगे। दोनों की डेफिनेशन अच्छे से देखो, इसमें हमने साइकिल फिक्स कर दिया, टाइम नोट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी में टाइम 1 सेकेंड फिक्स कर दिया, साइकिल काउंट कर। दोनों की डेफिनेशन से साफ पता लगता है कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये फार्मूला पूरी फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है, और अगर आप अगली क्लासों में साइंस लोगे तो इस फार्मूले को, लेट मी टेल यू, कम से कम 30 टाइम्स, 30 टाइम्स आप यूज करोगे अगर अगली क्लासों में साइंस में जाते। तो अब हमें क्वेश्चन में उसने फ्रीक्वेंसी पूछा था। देखो ये क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर दैट मीन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। बहुत से बच्चे पेपर में फार्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट डाटा पुट कर देते हैं। तो मैंने 7 साल के आसपास पेपर चेक करे सीबीएसई की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, उन बच्चों के क्वेश्चन के आंसर पर कट मार दो, चाहे सही आंसर हो, क्योंकि बोर्ड ये कहता है कि जब बच्चा हमें यही नहीं बता रहा कि वो डाटा कहाँ पुट कर रहा है, तो उस बच्चे को आंसर ही नहीं देना आता, कट इट, 0 मार्क्स। तो सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, फिर उसके बाद आपने टी की वैल्यू पुट करनी है, कितनी? 0.02, जिसको के 100 अपॉन 2 लिखा जा सकता है, जिसको के 50, क्योंकि ये एफ है तो 50 हर्ट्स लिखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ गया कि सप्लाई, करंट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड के अंदर अंदर 50 साइकिल्स कवर करता है, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट। जिन बच्चों को ये न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या हो गया बेटे? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अगर इसका हेडिंग देना हो तो लिखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ऊपर हेडिंग दे दो। तो जिनको ये समझ आ गया वो अपने टीचर को, जो कि बहुत दूर बैठे हैं आपसे, उनको राइट हैंड खड़ा करके फीडबैक देंगे
हैव यू रियली अंडरस्टूड इट? शाबाश। 10th बी के बच्चे पता नहीं हाथ खड़ा करने में सुस्त क्यों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटे, डाउन डाउन, शाबाश। तकरीबन तकरीबन सारे स्कूल के हाथ खड़ा थे। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट नहीं करते और सोचते हैं हमने समझ लिया तो याद रहेगा, जबकि उनको ये भी नहीं पता पिछले संडे घर में जब वो छुट्टी पे थे, पिछले निकले हुए संडे से पिछले संडे उन्होंने कौन से कपड़े डाले थे, ये तो उनको पता नहीं होता। और सोच लेते हैं ये वाली चीज याद रहेगी पेपर तक। तो प्लीज डोंट चीट योरसेल्फ, कुछ ना कुछ नोट करा करो कॉपी पे। ओवर कॉन्फिडेंस से मार पड़ती है, ठीक है? तो मैं इसमें कंपटीशन कराऊंगा, रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है बेटे? अब आप यकीन मानो, जब आप इस असाइनमेंट को घर जाके करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली इसमें आने लगती हैं, ठीक है? फिर भी कोई टिपिकल चीज हो तो मैं देखता हूँ जो मेरे को लगता है अब से नहीं हो पाएगी। पर इसको देख लो, मैंने कंपटीशन करवाना है एक पर्टिकुलर रोल नंबर का। मैं जो इस बार कंपटीशन करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ रोल नंबर 1 का। शब्द सेक्शन बी, एंजल दीमान। एंजल दीमान, प्लीज कम ऑन द माइक। सेक्शन बी रोल नंबर 1, एंजल दीमान। Sir, yes. ये बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। What is the relation between frequency and time period? Frequency is equals to 1 over T. Yes. So you should say they both are reciprocal of each other. बहुत अच्छे, बैठो बैठो। रोल नंबर 1 आ जाए आदित्य। Sir, he is not here. नॉट एब्सेंट है। रोल नंबर 1 सी में गुरकमल प्रीत कौर। गुरकमल प्रीत कौर, माइक पे आओ बेटे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको फ्रीक्वेंसी बताऊंगा, आपने टाइम पीरियड बताना, ठीक है? Okay, sir. Frequency is 100 hertz. What is the time period? Frequency is 100 hertz. Zero point 0.02. Wrong. 0.01. Correct. शाबाश। तो इस बच्चे पहले कंफ्यूज हो गया था हमारा प्यारा सा गुड़िया, बाद में इसने बता दिया कि सर मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगी। आपने मेरे से टाइम पीरियड पूछा तो मैं ये कर दूंगी, और आप कह रहे हो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो नेचुरली 0.01 सेकंड आ गया टाइम। बैठो बच्चे, तो आप ही विनर हो इस कंपटीशन में, ठीक है बेटे? अब एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं कोई बच्चा इसको कर पाएगा कि नहीं। अच्छे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ, असाइनमेंट 15 15। देखो ये कर पाओगे आप?
कोई बच्चा ऐसा जो जिसको लगता है ये कर पाएगा? 15th क्वेश्चन। चलो मैं आपको ये कराने लगा हूं, योर अटेंशन। लास्ट क्वेश्चन बड़ी जल्दी से करा देता हूँ, स्पीड से करा देता हूँ। देखो बेटे, एक बल्ब है हमारा, उस बल्ब की बाउंड्री के ऊपर लिखा हुआ है, यानी उस बल्ब की रेटिंग जो है वो लिखी हुई है 50 वाट और 220 वोल्ट। तो ये होगी वोल्टेज, और वाट की यूनिट किसकी होती है? पावर की। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। गॉट इट? वोल्टेज इंटू करंट। तो करंट की वैल्यू क्या बनेगी? पावर को लिखा 50, वोल्टेज को 220, तो करंट हो गया 50 डिवाइडेड बाय 220। करंट कितने एम्पियर हो गया? अब हमारे पास वो बोलता है कि मेरा जो फ्यूज है वो 5 एम्पियर की रेटिंग का है, यानी मैक्सिमम 5 एम्पियर। तो रेटिंग वाला करंट डिवाइडेड बाय करंट बाय 1 बल्ब, तो इसका मतलब इतने बल्ब्स आ जाएंगे। ठीक है, तो रेटिंग वाला कितना है? 5, और इसको 50 अपॉन 220, ये ऊपर चला गया बेटे। 5220 डिवाइडेड बाय 50, 5 भी कट, 0 भी कट। अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, कितने बल्ब हो गए? 22 बल्ब हो गए। ओके, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल हैं, आप खुद से कर सकते हो बेटे। ओके, तो एक चीज देखो जरा ध्यान से, योर अटेंशन। देखो हमने बेटे आज हमने ये सीखा, नंबर 1 ये सीखा, ये सीखा, ध्यान से देखो, ये भी सीखा, यस, ये भी सीखा। कितनी सारी चीजें सुनी, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये भी सीखा। तो जिन बच्चों को आज का लेक्चर पूरा समझ आ गया, एक बार वेव करके दिखाओ, दैट इज एन इंडिकेशन। थैंक यू, थैंक यू। और हम सभी को जित 200 बच्चों को और मुझको मिलके हमारे जो टीचर इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा थैंकफुल होना पड़ेगा। उनके बिना ये लेक्चर मुमकिन ही नहीं था। थैंक्स टू द टीचर्स। बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बेटे। Thank you, sir.